क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? आज हम एक ऐसे ही काल्पनिक सिनेरियो जो ये दिखाता है कि 2026 में सिर्फ 11 दिनों के अंदर ये कैसे हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक टाइमलाइन है, लेकिन ये उन तनावों को जरूर उजागर करती है जो आज दुनिया में असल में मौजूद है। समझना बहुत जरूरी है। ये सोर्स हमें याद दिलाता है कि वर्ल्ड वॉर जैसी बड़ी जंगें अचानक वो तो टूटे हुए वादों, घमंड से भरे बयानों और धीरे धीरे बढ़ते दबाव का नतीजा होती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग न लगा दे। तो चलिए देखते हैं वो चिंगारी आखिर है क्या। तो ये जो पूरा काल्पनिक सिनेरियो है, ये जनवरी 2026 के पहले 11 दिनों में सामने आता है, जिससे सोर्स ने तबाही का कैलेंडर का नाम दिया है। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। तो पहला कदम उठाया जाता है नए साल के दिन। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कथित तौर पर अमेरिकी सेना किडनैप कर लेती है। अब सोचिए, ये इंटरनेशनल लॉ का कितना बड़ा उल्लंघन है, और ये एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया को एक झटके में हिलाकर रख देती है। इसके सिर्फ 2 दिन बाद 3 जनवरी को तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। अमेरिकी नौसेना वेनेजुएला के पास एक रशियन न्यूक्लियर सबमरीन और उसके साथ चल रहे ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में ले लेती है। ये रूस को एक सीधी चुनौती है, और अब 2 सुपर पावर्स आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। इसके बाद लड़ाई का मैदान बदल जाता है। अब ये आर्थिक मोर्चे पर आ जाती है। 5 जनवरी को अमेरिका भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा देता है, और इसकी वजह बताई जाती है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन नहीं किया। ये एक ऐसा कदम है जो दोस्तों को भी दुश्मन बना दे और दुनिया को ये दिखा दे कि यहाँ कोई भी सेफ नहीं। अब जैसे जैसे अमेरिका अपने दांव चल रहा है, दुनिया भी अपने अपने खेमों में बंटना शुरू हो जाती है। अमेरिकी जहाज चीन जाने वाले तेल टैंकरों का रास्ता रोकते हैं, जो एक और सुपर पावर को सीधी चुनौती है। और इसके जवाब में रूस के पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। एक नया ताकतवर गठबंधन अब शक्ल ले रहा है। तो सिर्फ 11 दिनों में दुनिया एक देश में दखलंदाजी से शुरू होकर टकराव, फिर इकोनॉमिक वॉर, और अब 11 जनवरी को एक नेटो सहयोगी डेनमार्क के खिलाफ सीधी मांग तक पहुंच गई है कि या तो ग्रीनलैंड हमें बेच दो या हम उसे छीन लेंगे। और बस यही वो पल है जहां से सब कुछ बिखर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब हैरान कर देने वाले कदमों के पीछे आखिर वजह क्या है? सोर्स का तर्क है कि ये सब सिर्फ घमंड या पागलपन नहीं है। ये खेल है तेल का, डॉलर का और दुनिया पर अपनी ताकत बनाए रखने का। चलिए इन छुपे हुए इरादों को समझते हैं। सोचिए, वेनेजुएला में ही क्यों दखल दिया गया? सोर्स के मुताबिक जवाब इस नंबर में छिपा है, 303 अरब बैरल तेल। ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। मतलब जिसने इस पर कब्जा कर लिया, उसने समझो पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को कंट्रोल कर लिया। और भारत पर वो टैरिफ? सोर्स का मानना है कि ये सिर्फ एक फोन कॉल की बात नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, एक संदेश था हर उस देश के लिए जो अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने की हिम्मत करे। ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि करेंसी की भी है, जिसमें डॉलर अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहा है। अब इन एग्रेसिव एक्शन का असर पूरी दुनिया पर पड़ना तो लाजमी था। पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और दुनिया का एक नया नक्शा तैयार हो रहा है। चलिए देखते हैं कि कौन किसके पाले में जा रहा है। तो यहाँ ये तस्वीर साफ होती है। रूस और चीन, जो पारंपरिक तौर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, अब अमेरिकी दबदबे के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं। ये एक नया ध्रुव है जो दुनिया के पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। 75 सालों से भी ज्यादा वक्त से नेटो यूरोप की सुरक्षा की गारंटी रहा है। इसका एक ही मूल सिद्धांत है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा करने का वादा करता है, लेकिन तब क्या होता है जब एक सहयोगी ही दूसरे सहयोगी को धमकी देने लगे? और यही सवाल तब खड़ा होता है जब ग्रीनलैंड की मांग की जाती है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका अपने ही नेटो सहयोगी डेनमार्क से कहता है कि या तो ग्रीनलैंड बेचो या हम उसे जबरदस्ती ले लेंगे। ये तो नेटो के वजूद पर ही सीधा हमला है, और ये पूरे गठबंधन को तोड़ने की धमकी जैसा है। लेकिन शायद असली जंग मिसाइलों से लड़ी ही नहीं जाएगी। सोर्स एक ऐसी छिपी हुई जंग की बात करता है जो साइबर स्पेस में लड़ी जाती है, और जिसका असर सीधा हम सब की जेब पर महसूस किया जा सकता है। ये जंग तो मिसाइलें चलने से पहले ही शुरू हो जाती है। लीक हुई रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस और चीन ने अपनी साइबर आर्मी को एक्टिवेट कर दिया है।
और उनके निशाने पर है दुनिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कथित तौर पर स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट नेटवर्क भी शामिल हैं। जरा सोचिए, पहले पावर ग्रिड हैक होते हैं, फिर एटीएम और अस्पतालों की मशीनें बंद हो जाती हैं और देखते ही देखते पानी और इंटरनेट की सप्लाई भी ठप। सोर्स का तर्क है कि एक सोचा समझा साइबर अटैक समाज को कुछ ही घंटों में पाषाण युग में वापस भेज सकता है। और शायद सबसे डरावना इशारा तो ये है, रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर लोग न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में बंकर बना रहे हैं। जब वो लोग जिन्हें सब कुछ पता होता है भागने की तैयारी कर रहे हों, तो ये एक चेतावनी है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। इस छिपी हुई जंग का सीधा असर हर किसी के बटुए पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि तेल की सप्लाई में जरा सी भी रुकावट कीमतों को $150 प्रति बैरल तक पहुंचा सकती है, जो आज की कीमत से दोगुने से भी ज्यादा है, और ये एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म देगा। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि खाने पीने और दवाइयों की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी, घर और कार की EMI आसमान छूने लगेंगी, बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी। सोर्स का तर्क है कि इस तरह की जंग का असर हर एक इंसान महसूस करेगा और इससे बैंकों और सरकारों पर से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। जैसा कि सोर्स कहता है, माचिस जल चुकी है, ये बारूद के ढेर पर गिर गई है। वेनेजुएला के खिलाफ वो ऐलान सिर्फ एक कदम नहीं था, वो एक घोषणा थी कि इंटरनेशनल लॉ के पुराने नियम अब खत्म हो चुके हैं। पुरानी दुनिया अब खत्म हो रही है। तो आखिर में ये सोर्स हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये खेल खत्म हो गया है या ये अभी शुरू हुआ है? क्या ये तबाही का अंत है या एक भयानक नए ग्लोबल संघर्ष की शुरुआत? बेशक ये एक काल्पनिक सिनेरियो है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है।